हेलो स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अभी हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है सेल डिवीजन से आपका एम फेज। मैं आप लोगों को एम फेज में मियोटिक डिवीजन फर्स्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। किस तरीके से हमारे दो क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं। हमने 5 फेजेस पढ़ी आपकी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो ये सारी की सारी 5 फेजेस हमने वेरिएशंस में पढ़ी। ओके, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? किसी भी सेल में वेरिएशन लाने के लिए। मतलब जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा आपके लास्ट टॉपिक में मियोटिक डिवीजन का, वो सिग्निफिकेंस क्या कहता था? वो सिग्निफिकेंस ये कहता था कि जितना सेल आपका डिवाइड कर रहा है वो सेल पूरा का पूरा डिवीजन देता है आपका वेरिएशन के लिए। मियोटिक डिवीजन सबसे पहली चीज़, 2 खासियत है, काफ़ी सारे चेंजेस थे। क्या क्या थे? पहली चीज़ तो मियोटिक डिवीजन में 4 सेल्स बनते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो आधा हो जाता है। थर्ड मैं बात करूँ तो हमारा जो मियोटिक डिवीजन के थ्रू सेल बनता है वो कैसा होता है? वेरिएशंस को शो करता है। किसको शो करता है? वेरिएशंस को शो करता है। तो आप जब भी बात करते हैं आपके सेल्स के डिवीजन की, तो सेल के डिवीजन के एम फेज को हमने मियोटिक और माइटोटिक फेज में डिवाइड किया। मैं आप लोगों को मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट बता चुकी हूँ। माइटोटिक फेज अभी हमने डिस्कस नहीं किया है और मैंने आप लोगों को बताया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ओके, तो अब मियोटिक डिवीजन हम पढ़ चुके। आगे देखें, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन 2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मियोटिक डिवीजन सेकेंड, जो कि एक तरीके से मैं कह सकती हूँ किसके इक्वल है? माइटोटिक डिवीजन के इक्वल है। ओके, देखें अब क्या होता है। 4 सेल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो जाएगा ये मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। माइटोटिक डिवीजन ही हेडिंग डाल देते हैं, माइटोटिक डिवीजन। टोटल माइटोटिक डिवीजन को भी हमने कितने फेजेस में डिवाइड किया है? 4 फेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सबसे पहले रहेगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद हम क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो पहले माइटोटिक फेज के 2 फेजेस बेसिक वाले, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज योर साइटोकाइनेसिस। ओके, तो आप जब भी बात करते हैं माइटोटिक डिवीजन की, तो माइटोटिक डिवीजन को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन और एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो सबसे पहले हम इसमें भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। नाउ स्टूडेंट्स देखें, कैरियोकाइनेसिस हमारे सेल का एक वो डिवीजन है जो कि न्यूक्लियस को डिवाइड करने का काम करता है। अब जब आप कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हो तो कैरियोकाइनेसिस को मैंने फर्दर कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है? 4 फेजेस में। प्रोफेज, सेकंड है आपका मेटाफेज, थर्ड इज योर एनाफेज एंड फोर्थ इज योर टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन सारे के सारे फेजेस को आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस विच इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा डिवीजन क्या कर रहा है, उसी बेसिस पे हमने पूरी फेजेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? शुरुआत करते हैं हम प्रोफेज से। सबसे पहला फेज इज योर प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन तीनों को, चारों को में से हमने प्रो को, टेलो को या फिर कोई मेटा को भी डिवाइड कर देता है अर्ली प्रोफेज मेटाफेज में और लेट प्रोफेज और मेटाफेज में। हम डायरेक्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ही पढ़ेंगे कि एक्चुअल काम इनके अंदर क्या क्या हो रहा है। देखें,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये है आपका एक सेल। इस सेल के अंदर प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियोलस। देखें, क्रोमोसोम कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है। क्रोमोसोम कंटेंट जो है वो क्या हो चुका है? डबल। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होता है आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं कौन से क्रोमोसोम्स की? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं भाई? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वही जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स की हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद भाई, क्योंकि क्रोमोसोम बन चुका है लेकिन अभी जो कंटेंट है वो एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ है, तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स में हम क्या करवाना है? सबसे पहले कंडेंसेशन करवाना है। कंडेंसेशन करवाने के बाद हम क्या करवाते हैं? पेयरिंग करवाते हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, कंडेंसेशन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भाई क्रोमोसोम बना दिया मतलब कंडेंसेशन तो हो ही चुकी है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? दूसरा पॉइंट हमने बोला कि ये जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है, अब क्रोमोसोम्स तो दिखना विजिबल हो जाएंगे, मतलब जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीजेस। विजिबिलिटी जो है क्रोमोसोम्स की वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, दिखने लगे हैं। क्रोमोसोम ने आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बनाना शुरू कर दिया है। ये सब अर्ली स्टेजेस में होता है, अर्ली प्रोफेसेस में। सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़ी क्रोमोसोम्स की, दूसरा क्रोमोसोम्स में जो है वो पेयरिंग जो है वो होना शुरू हो गई। सेंट्रोसोम्स, एनिमल सेल की बात करेंगे तो सेंट्रोसोम्स स्टार्ट मूविंग towards the poles. पोल्स ये हैं अपोजिट, एक दूसरे के बहुत दूर, पोल्स अपोजिट होता है। तो जो सेंट्रोसोम्स हैं उन्होंने अपोजिट पोल्स पर मूव करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन करवानी होती है हमें किसकी? स्पिंडल फाइबर की। भाई सेल डिवीजन करवाएंगे तो सेल डिवीजन करवाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसकी? आपको रिक्वायरमेंट है आपके स्पिंडल फाइबर की। क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट है। और जब स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करवाना है तो वो सेंट्रोसोम करवाएगा एनिमल सेल में। ओके, और ये जो सेंट्रोसोम बन रहे हैं, ये सेंट्रोसोम कहाँ बनेंगे? अपोजिट पोल्स पे। तो इस वजह से हमें सेंट्रोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ भेजना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें। अपोजिट पोल्स पर आगे बढ़ने के बाद हमने क्या देखा? हमने अपोजिट पोल्स पर मूव करने पर देखा कि अब ये जो सेल्स है, ये जो सेल है, इसमें से न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग। प्रोफेज की बात की तो प्रोफेज जो है आपका, ये प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमोसोम की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ पेयरिंग हो जाती है, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। इसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनल्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनल्स भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी आप डिसअपियरिंग की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ जो सेंट्रोसोम है ये डिसअपियर नहीं होते हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने पर आपका क्या शुरू कर देते हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ तक ख़त्म हुई आपकी कौन सी फेस? प्रोफेस।
सबसे पहले प्रोफेज में हमने ये वाले सारे काम किए और काम करने के बाद प्रोफेज से हम बढ़ गए आगे। बहुत मतलब एक लॉन्ग फेज़ मानी जाती है प्रोफेज़ आपकी, जिसमें सारी चीज़ें गायब हुई, न्यूक्लियस जो है बिल्कुल साइटोप्लाज्म के बाहर रह गया। ये देखें आपका क्या है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आपका डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस और ये हैं आपके क्रोमोसोम्स। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके आगे बढ़े और किस तक पहुँचे, प्रोफेज के बाद मेटाफेज तक पहुँचे। किसके पास पहुँचे, मेटाफेज के पास पहुँचे। ये जो मेटाफेज है, ये मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। देखें, मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्रोमोसोम का पेयरिंग करिए, जितना क्रोमोसोम होमोलोगस की आपने पेयरिंग करवाई है, ये सारे के सारे होमोलोगस पेयर को आपको एक सिंगल प्लेट पे अरेंज कर देना है। सबसे पहला पॉइंट, क्रोमोसोम्स are arranged on same line, इन लाइन कर दिया जाता है इन्हें, known as मेटाफेज प्लेट। क्या बोला मैंने, क्रोमोसोम्स अपने आप को, इससे पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यहाँ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं स्पिंडल फाइबर्स बन चुके। जो क्रोमोसोम्स हैं उसको मैंने एक लाइन से होमोलोगस जो सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो पेयर बना है, उन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पेयर को, होमोलोगस पेयर को मैंने एक सिंगल प्लेट पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और ये जो होमोलोगस पेयर के पेयर्स को जो सिंगल प्लेट पे अरेंज किया है, ये प्लेट आपका क्या कहलाता है, आपका मेटाफेज प्लेट कहलाता है, मेटाफेज प्लेट। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा। ये हैं आपके क्रोमोसोम, क्रोमोसोम काइनेटोकोर की हेल्प से, ये हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के बारे में ज़िक्र किया था, तो क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है वो हम मतलब पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, जो भी जेनेटिक्स वगैरह में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये काइनेटोकोर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स सॉरी, जो कौन है आपके क्रोमोसोम है, वो एक प्लेट पे एक सिंगल पार्ट में अरेंज हो चुके हैं, अरेंजमेंट हो चुका है। ये क्या कहलाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स से देखें, ये जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका स्पिंडल फाइबर। क्या है, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर के यहाँ जो आपको दिख रहा है, जो पीछे से छोटी छोटी रेज दिख रही हैं, यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल होंगी, ये कहलाती हैं आपकी एस्ट्रल रेज, जो कि सिर्फ किस में होती हैं, एनिमल सेल में ही होती हैं। ओके, देखें, chromosomes inline at the same line, inline themselves on the metaphase plate. Attachment of
of chromosomes, attachment of spindle fiber with the kinetochore of chromosomes। सबसे पहला स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुके हैं, क्रोमोसोम ने अपने आप को इनलाइन कर दिया है मेटाफेस प्लेट पे, और क्या हो चुका है, आपका जो अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर का वो किसके साथ हो गया है, आपके काइनेटोकोर के साथ हो चुका है। मतलब क्रोमोसोम्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा क्या बोले मार्क्स भी गेन करवा देता है। मेटाफेज के बाद है आपका एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी फेज़ है, छोटी फेज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। देख लीजिए एक बार, जो स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर को आपने अरेंज किया था, जो स्पिंडल फाइबर से आपने काइनेटोकोर्स को अरेंज किया था, आप ये क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट्स को, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर से उसको पकड़ के रखा है। अब जब अपोजिट काइनेटोकोर्स पोल की तरफ जाएंगे तो अपने अपने क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करवा देंगे। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी लिख कर। स्पिंडल फाइबर्स 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे थे, ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग हो गए, ये सेपरेट हो गए। ओके, क्या बोला मैंने, मेटाफेस प्लेट पर अरेंजमेंट हो चुका था, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो चुके थे, आपके क्रोमोसोम से, कहाँ तक, मेटाफेस तक। एनाफेस में जब हम एंटर किए तो बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बस स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट and moves towards the opposite poles। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए, और क्या कर दिया, जो काइनेटोकोर है उसको ब्रेक करके आधे क्रोमैटिड्स हैं उनको अपोजिट पोल्स पर ले गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मूवमेंट स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। डायग्राम में भी इतना ही बताना है, कोई ज़्यादा लिखना नहीं है। ओके, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए और अपोजिट पोल्स के टुवर्ड्स उन्होंने मूव करना जो है वो शुरू कर दिया। ओके, अब आगे बढ़े। थर्ड के बाद फोर्थ है आपका टेलोफेज। टेलोफेज को भी बहुत सारी जगहों पे अर्ली और लेट टेलोफेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे एनाफेज शुरू हुआ है, एनाफेज में आपके जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की टुवर्ड्स लेके मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस भी थोड़ा थोड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है। अब ये जो टेलोफेज है, इस टेलोफेज के अंदर जब सेल डिवाइड कर रहा है तो वो सेल के अंदर जो आपके ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो गए। यही काम करना था हमें। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, अर्ली और लेट में डिवाइड कर सकते थे हम, पर नहीं किया है, ऐसी समझ लेंगे। डॉटर न्यूक्लियस। अब दो डायग्राम बना दो, पहले क्रोमोसोम्स को अलग कर दो, स्पिंडल फाइबर को अलग दिखा दो, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियोलस का रीअपीयरेंस दिखा दो। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला
शुरू कहाँ से हुई कहानी? अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स से। ख़त्म कहाँ पर होगी कहानी? स्पिंडल फाइबर के फाइबर्स स्टार्ट्स डिसअपियरिंग एंड डिसअपियर। सबसे पहले धीरे धीरे गायब होना शुरू होंगे और पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स पर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स रीअपियरिंग। दोबारा से आना किसका शुरू हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियोलस का, और पूरी तरीके से रीअपियर होके दो न्यूक्लियसेस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो अब जब भी आप बात करते हैं आपके सेल को डिवाइड करने की, तो जो सेल डिवाइड कर रहा है वो 4 फेजेस में किया, प्रो, मेटा, एना, टेलो। टेलो में हमने क्या देखा? सबसे पहले मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियोलस को डिसअपियर किया था। यहाँ पे वही दोनों चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। जो क्रोमोसोम्स एना फेज के अंदर अलग हो चुके हैं वो उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, और दोनों सेल्स के अंदर क्या हो चुकी है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस आ चुकी है। सॉरी, दोनों न्यूक्लियसेस मतलब फॉर्मेशन हो गया। जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिसअपियर हुए थे वो सारे के सारे वापस से रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑल्सो स्टार्ट्स रीअपियरिंग, और इसी के साथ साथ चल रही है क्या? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे खत्म हुई, शुरू हुआ आपका क्या? साइटोकाइनेसिस। शुरू एना से ही हो जाती है डिवीजन, अंदर से बाहर से, ठीक है। टेलो में भी चल रही है, लेकिन एक्चुअल जब कैरियो खत्म होगी तभी साइटो पूरी तरीके से फॉर्म में आती है और पूरी तरीके से सेल को डिवाइड कर देती है। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है आपका एनिमल साइटोकाइनेसिस, दूसरा है आपका प्लांट साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है तोड़ना, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब तोड़ना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ब्रेक होना इस कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना इस साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल का साइटोकाइनेसिस आपका देखें क्या करता है, ये जो सेल है ये इस तरीके से, इसके अंदर कितने न्यूक्लियसेस दिख रहे थे आपको? 2। यहाँ पर बनना शुरू होती है फरो, ये क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ फरो। ओके, यहाँ देखें ये फरो पूरी तरीके से बन जाएगी। डॉटर सेल्स। एनिमल सेल साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन हो रहा है वो अंदर की तरफ से होता है, प्लांट में इसका उल्टा है। ये प्लांट सेल है, 2 न्यूक्लियसेस, सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू होगा।
सेल प्लेट। सेल प्लेट पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी है और इन दोनों सेल्स को उसने डॉटर सेल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये प्लांट साइटोकाइनेसिस था और ये क्या है आपका एनिमल साइटोकाइनेसिस। तो जब भी आप सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, दो फेजेस पढ़ी हमने, कैरियोकाइनेसिस और आपकी साइटोकाइनेसिस। दोनों कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपस में कंबाइन करके आपके सेल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम मियोटिक डिवीजन फर्स्ट पढ़ चुके हैं, मियोटिक डिवीजन सेकंड पढ़ रहे हैं। मियोटिक डिवीजन सेकंड बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट मैंने करवाया था उस टाइम पर आपके कितने सेल्स बन चुके थे, न्यूक्लियसेस 2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मियोटिक डिवीजन के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो लास्ट में एक सेल में कितने न्यूक्लियसेस बन चुके होंगे आपके 4, और यहाँ पे भी लास्ट में एक सेल के कितने न्यूक्लियसेस बन चुके होंगे 4। तो टोटल जो फॉर्मेशन हो रही है आपकी 4 न्यूक्लियसेस की मियोटिक डिवीजन में, ये क्या करते हैं आपके फर्दर डिवाइड करके आपके पूरे के पूरे सेल को डिवीजन के मतलब पूरे सेल के डिवीजन के प्रोसेस को शो कर देते हैं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, मियोटिक डिवीजन की सिग्निफिकेंस हम पढ़ चुके हैं। माइटोटिक डिवीजन की सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवाता है। लाइक कोई घाव हो गया, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे सेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पुराने सेल्स को हटा के नए सेल्स को लगाने का काम। या फिर मैं बात करूं जितना एक बॉडी एक बचपन से बड़ी होती है तो वो भी लगातार क्या शो कर रही है, डिवीजन शो कर रही है। तो ये जो डिवीजन शो हो रहा है ये भी किसके थ्रू शो होता है आपका, इन्हीं प्लांट सेल्स के थ्रू शो होता है। तो सॉरी, मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, प्लांट में अलग और एनिमल्स में अलग। तो जितना ग्रोथ है, रिपेयर है, इन सब टिश्यू को मतलब जो भी आप डिवीजन जो सिग्निफिकेंस है वो किसका है, माइटोटिक डिवीजन का। मियोटिक डिवीजन का बोलें तो 1 से 4 क्रोमोसोम कंटेंट को इक्वल रखता है। मतलब फर्दर अगर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ तो क्रोमोसोम कंटेंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जो जितनी भी आपके जो प्रोसेसेस यहाँ पे चल रहे हैं उसमें भी आप जो क्रोमोसोम कंटेंट में डबलिंग कर रहे हो या हाफ कर रहे हो, ये कंटेंट भी आपका बिल्कुल कैसा रहता है, सेम रहता है। तो जब भी आप सेल डिवीजन की बात करते हो तो ये सेल डिवीजन आपका पूरा कंप्लीट, ये पूरा पार्ट कंप्लीट रखेगा। ओके।